चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो फर्स्ट क्लास, हेडिंग दे दो अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो चैप्टर पूरा सिलेबस में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। पूरा सिलेबस में सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो रेशियो चैप्टर है। तो देखो रेशियो टॉपिक जो रेशियो है, सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ रेशियो। इसमें लिखेंगे रेशियो इज अ या रेशियो इज एन इज अ लिखो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो इज अ मैथमेटिकल expression, mathematical expression which express which express which express the relationship the relationship between two variables between two variables। तो रेशियो क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे देखो प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। मैथ्स को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वैसे करके रेशियो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे मान लो बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि कोई अगर मान लो लिक्विड है, तो अगर कोई लिक्विड है तो उसमें कितना एलिमेंट मिल्क है, कितना एलिमेंट वाटर है ना। किस रेशियो में मिल्क और वाटर को मिक्स किया गया है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो बहुत लोग हो सकता है कि चाय में दूध और पानी दोनों डालते होंगे, बहुत लोग सिर्फ दूध डालते होंगे, बहुत लोग पानी डालते होंगे, नाम से दूध डालते होंगे, है ना। तो अलग अलग वैरायटी है सबका। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो क्या हमारा कंटेंट जो है, कंटेंट एलिमेंट, कोई मिक्सचर में कितना एलिमेंट है एक वेरिएबल का और दूसरा वेरिएबल का, और उसमें जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस करता है रेशियो। तो रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप का एक्सप्रेस करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो अकाउंटिंग रेशियोज states the relationship between two accounting variables। टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। तो रेशियो पहला बात क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दो वेरिएबल्स का रिलेशन को डिफाइन करता है। अकाउंटिंग रेशियो स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जैसे हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स है, बोल सकते हैं। मान लो किसी बिजनेस का फिक्स्ड एसेट 2 लाख है और करंट एसेट 3 लाख है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में 2:3 का रेशियो है। तो जब हम लोग अकाउंटिंग वेरिएबल्स को सेल्स, डेटर, ठीक है, क्रेडिटर, परचेज, जब इन सब को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेशियो के टर्म में डिफाइन करते हैं, देन इट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग रेशियो। अब लिखेंगे आगे, कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो रेशियो और उससे 3 एरो निकालो। एक में लिखो पीएल रेशियो और इनकम स्टेटमेंट रेशियो। पीएल रेशियो और इनकम स्टेटमेंट रेशियो।
दूसरे में लिखेंगे बैलेंस शीट रेशियो, और तीसरे में लिख देंगे मिक्स्ड या फिर कॉम्पोजिट रेशियो। तो रेशियो तीन टाइप का होता है, एक होता है पीएल रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट रेशियो, एक होता है बैलेंस शीट रेशियो, और एक होता है मिक्स्ड या फिर कॉम्पोजिट रेशियो। ठीक है, अब पीएल रेशियो क्या होता है, बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है, तो पीएल रेशियो क्या होता है, बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है, और ये मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, इन सब चीजों को समझने के लिए इसके नीचे एरो देके लिखो। देखो नाम क्या है, पीएल रेशियो, तो बताओ पीएल का कुछ आइटम्स बताओ जो पीएल में आता है, किसी बिजनेस पीएल में कुछ आइटम्स, सैलरीज और सेल्स। सेल्स, सेल्स भी पीएल में आता है सर? सेल्स तो ट्रेडिंग में आता है, तो सेल्स पीएल में आता है? नहीं सर, सेल्स ट्रेडिंग में आता है। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत तरीके का हो सकता है। एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न कौन होता है, जो ये पेन 10 रुपये में खरीदता है और आगे 12 रुपये में बेच देता है, खरीदता है और बेच देता है, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडर कौन होता है, जो गुड्स खरीदता है और आगे बेच देता है। और एक होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विसेज सेल करता है। जैसे देखो बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं ना, सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है, ये लोग सर्विसेज सेल करते हैं। तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। जैसे बैंक का क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनता होगा, नहीं, उसका बस पीएल बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो बैंक अपना सेल्स रेवेन्यू को, जो भी वो लोग सेल्स कर रहा है, उस सेल्स रेवेन्यू को कहाँ दिखाता होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद करो सेमेस्टर 5 कंपनी फाइनल अकाउंट्स, है कि नहीं, सिर्फ पीएल बनाते थे, उसी में दिखाते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स हो गया, सैलरीज हो गया, ये सब पीएल का आइटम है। और बताओ, आइटम बताना है खाली पीएल का। रेंट, वेजेस, बैड डेट, तो ये सब पीएल का आइटम है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि रेशियो एक्सप्रेसेस, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। रेशियो को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो को हम लोग a by b के फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। a by b मतलब रेशियो, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b या फिर a is to b, वही तो रेशियो है ना। तो इसका मतलब रेशियो में हम लोग कितना वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, दो वेरिएबल। a by b मतलब दो वेरिएबल, a डिवाइडेड बाई b और a is to b, ठीक है। तो रेशियो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो पीएल रेशियो जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें दोनों एलिमेंट पीएल का होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बचपन में तुम्हारा सुना हुआ होगा, तुम्हारा फेवरेट रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। सेमेस्टर 1 में जब अकाउंटिंग सीख रहे थे ना, तब हमारा एक चैप्टर आया था लॉस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो उसमें हम लोग सीखे थे जीपी रेशियो निकालना। क्लास 2 में जब रेशियो एनालिसिस सिखाया गया था ना, तब वहां पे सिखाया गया था जीपी रेशियो निकालना। तो जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, जीपी तो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और जीपी रेशियो मतलब एक तरह का प्रॉफिट के बेस पे रेशियो होता है। तो जीपी रेशियो के कंटेक्स्ट में दो वेरिएबल होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स, और दोनों किसका आइटम है, पीएल का आइटम है। तो जहां पे दोनों वेरिएबल पीएल का आइटम रहेगा, ऐसा रेशियो को क्या नाम देते हैं, पीएल रेशियो। जैसे बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बेसिस पे रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो भी कैसा रेशियो हो गया, पीएल रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जैसे तुम थोड़ा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसलिए सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही है सिलेबस में, ठीक है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो बना है पूरा सिलेबस में, रेशियो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, और सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर यही है, ठीक है। यहाँ पे तुमको ज्यादा नहीं 150-200 फॉर्मूला बस तुमको अपना दिमाग में रखना है, ठीक है। वो सारा फॉर्मूला याद आ जाएगा, ठीक है, वो सारा फॉर्मूला तुमको पता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा,
सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, एक चलो ऑप्शन देते हैं, सेल्स में से माइनस करेंगे सीओजीएस, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन सीओजीएस, ऑप्शन टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन थ्री सैलरीज एंड वेजेस, ऑप्शन फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। लिख दें, चलो लिख दे रहे हैं ऑप्शन, तुम थोड़ा बताना, ऑप्शन ए सीओजीएस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी लिख दे रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, ऑप्शन डी लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वेश्चन ये है कि सेल्स से क्या लेस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ये तुम लोग को क्लास 7 में सिखाया गया है, ये आज का नहीं है। सेल्स से क्या लेस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, क्लास 7 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्ट। बचपन में तुम्हारे टीचर ने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो हम क्या पूछ रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, है ना। और ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो सेल आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला, ये खेलना आना चाहिए, खेलना सीखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल्स फॉर्मूला से अगर कोई खेलना सीख गया ना तो उसके लिए रेशियो चैप्टर बहुत आसान है। अब वो स्टूडेंट सोचेगा हम सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे, फिर तो नहीं हो पाएगा, तुम कितना याद करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को रेशियो चैप्टर में स्टडी करना, और जो भी है तुमको आगे प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी करोगे उसमें भी तुमको ये पूरा चैप्टर आने वाला हेल्प करेगा, ठीक है। तो पीएल रेशियो या फिर इनकम स्टेटमेंट रेशियो में दोनों एलिमेंट किसका होता है, पीएल का होता है। पीएल को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम लोग एफएम पढ़ रहे हैं, एफएम में लोग देख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग रेगुलर चैप्टर में। तो पीएल रेशियो या फिर इनकम स्टेटमेंट रेशियो में दोनों वेरिएबल किसका होगा, पीएल का आइटम होगा। तो इसके नीचे लिखो यार, देखे लिखो, when both the items or variables, when both the items or variables, when both the items oblique variables relates to PL, relates to PL, relates to PL, comma, then it is termed as, then it is termed as, then it is termed as PL ratio, then it is termed as PL ratio। एग्जाम्पल लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सेट्रा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सेट्रा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सेट्रा। क्लियर। तो पीएल रेशियो क्या होता है, पीएल रेशियो वो रेशियो होता है जहां पे दोनों ही एलिमेंट आइटम्स ऑफ पीएल होगा, पीएल रेशियो। अब सीखेंगे बैलेंस शीट रेशियो। अब तो तुम बता पाओगे बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है, जहां पे दोनों वेरिएबल, दोनों अकाउंटिंग वेरिएबल किसका आइटम होगा, बैलेंस शीट का आइटम होगा, है ना, बैलेंस शीट का आइटम होगा। जैसे हम तुम्हारे साथ एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, करंट रेशियो, ये सब कोई सुना होगा कहीं ना कहीं लाइफ में। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो तुम देखो करंट एसेट किसका आइटम है, पीएल का कि बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का। और करंट लायबिलिटी भी कैसा आइटम है, बैलेंस शीट का। इसका मतलब करंट रेशियो किसके अंडर कैटेगराइज करना चाहिए, बैलेंस शीट रेशियो। मतलब जब दोनों वेरिएबल, दोनों अकाउंटिंग आइटम्स अगर बैलेंस शीट को रिलेट करता है और उसमें जब हम रेशियो एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन, तो ऐसा रेशियो को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियो। जैसे करंट रेशियो एग्जांपल है, क्विक रेशियो एग्जांपल है। अभी होता है क्या है क्विक रेशियो नहीं पता, वो आगे चल के पता चलेगा, बट अभी लिख दो, ठीक है। तो बैलेंस शीट रेशियो के नीचे लिखो, when both the items oblique variables, when both the items oblique variables relates to balance sheet, when both the items oblique variables relates to balance sheet, relates to balance sheet, relates to balance sheet, comma, it is termed as balance sheet ratio, it is termed as balance sheet ratio, it is termed as balance sheet ratio। एग्जाम्पल्स लिख दो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सेट्रा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सेट्रा।
अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, मिक्स्ड रेशियो क्या होगा? जिसको हम लोग मिक्स चाउमीन खाते हैं, है ना, मिक्स चाउमीन मिक्स राइस में क्या क्या रहता है? प्रॉन चिकन है कि नहीं, एग। अगर कोई वेजिटेरियन है तो फिर उसको अपना हिसाब से देख लेगा, ठीक है। फिर जो भी है, थोड़ा मजाक मस्ती कर लिए। तो मिक्स्ड रेशियो में क्या क्या रहेगा? एक आइटम रहेगा पीएल का और दूसरा आइटम रहेगा बैलेंस शीट का, है ना। एक आइटम पीएल का रहेगा और एक आइटम बैलेंस शीट का रहेगा। ऐसा रेशियो को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो या फिर कॉम्पोजिट रेशियो। तो इसके नीचे एरो देके लिखो, when one of the items oblique variables relates to PL, when one of the items oblique variables relates to PL and the other relates to balance sheet, when one of the items oblique variables relates to PL and the other relates to balance sheet, comma, such ratios are termed as mixed ratios. Such ratios are termed as mixed ratios. Such ratios are termed as mixed ratios. Example लिखो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। याद है लेवरेज चैप्टर में समझाए थे टर्नओवर रेशियो आएगा। तो टर्नओवर रेशियो कैसे बनता है? जनरली टर्नओवर सेल्स न्यूमरेटर और जिस नाम से फॉर्मूला है वो डिनोमिनेटर। तो बताओ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स का रिलेशन किसके साथ है? टोटल सेल्स के साथ है, कैश सेल्स के साथ है कि क्रेडिट सेल्स के साथ है? क्रेडिट सेल्स के साथ है। डेटर्स का जो रिलेशन है वो क्रेडिट सेल्स के साथ है। सोचो जो बिजनेस उधार में सामान बेचता ही नहीं, जो बिजनेस उधारी में सामान बेचता ही नहीं है, उसका डेटर का बैलेंस होगा? नहीं होगा। पेट्रोल पंप में जाओ पेट्रोल भरवाने, उसका जनरली कोई क्रेडिट सेल्स नहीं होता है, ठीक है, तो उसका डेटर का बैलेंस जीरो। अब मोदी खाना दुकान में चले जाओ सामान लेने के लिए, उसका डेटर भरती रहता है, उधार में सामान बेचते रहता है, बिकॉज उसका बिजनेस नहीं चलेगा उधार में नहीं बेचेगा तो, ठीक है। तो डेटर्स का रिलेशन क्रेडिट सेल्स के साथ है। वैसे ही बताओ क्रेडिटर्स का रिलेशन किसके साथ होता है? कैश परचेज, टोटल परचेज की क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज के साथ। अगर हम नगद में सामान खरीदते हैं ना, कैश परचेज, तो मेरा कोई सप्लायर लाइबिलिटी होगा ही नहीं। लाइबिलिटी तो तभी होगा जब हम उधार में सामान खरीदेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे। तो हमको ना रिलेशन को समझेंगे ना, तब हम फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। अब तुम इतना समझ गए कि डेटर का रिलेशन क्रेडिट सेल्स के साथ है और फॉर्मूला का नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो में हम लोग क्रेडिट सेल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और डेटर्स को, एवरेज डेटर्स को डिनोमिनेटर में रख देंगे। अभी खाली डेटर ही बोल रहे हैं, एवरेज डेटर बाद में बोलेंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स, जो कि किसका आइटम है? पीएल का आइटम है, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, जो कि किसका आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सोचो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्लियर? तो लिख दो एग्जांपल, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर? ओके। अब कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। ये था टाइप्स ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन और टाइप्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, इससे 4 एरो निकालो। पहला में लिखो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो।
दूसरे में लिखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। तीसरे में लिखेंगे टर्नओवर और एक्टिविटी, ठीक है। और आखिरी में लिख देंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो रेशियो को हम लोग चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। रेशियो एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो, और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये सब होता क्या है? तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? मान लो कोई तुमसे पूछ लिया, ठीक है, कल को तुम कोई इंटरव्यू स्टेज में गए, तुमसे पूछ लिया व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। तुम्हारा बीकॉम का रिजल्ट तो दिखा रहा है 80%, बट लिक्विडिटी रेशियो तुम नहीं बता पा रहे हो, तो कैसा 80% है? क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो? समझो, लिक्विडिटी का मतलब होता है ना पैसा, कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पैसा। जब एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन इतना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब A person is said to be solvent when he is in a position to repay his own debts। जो इंसान अपना खुद का उधारी चुकाने सक्षम है, जो इंसान अपना खुद का उधारी, सर के ऊपर जो बोझ है, जो भी लाइबिलिटीज है, डेट्स है, अगर उसको चुकाने के, उसको रीपेमेंट करने के केपेबल है, तब वो सॉल्वेंट है। और अगर वो उसको चुकाने के सक्षम नहीं है, कोर्ट ने बता दिया कि इसके पास अब 1 रुपया नहीं है, तो जो जो इससे पैसा पाता है वो अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। कल को अगर कुछ मैजिक होता है, इसके पास पैसा आ जाता है, तो ये पैसा दे देगा सबका, बट अभी तो ये इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बिजनेस सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, ये देखने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि एक बिजनेस अगर अपना शॉर्ट टर्म डेट्स का पेमेंट, शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब करंट लाइबिलिटी, ऐसा लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर हो जाएगा, विच मस्ट बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब क्रेडिटर से तुमने 20,000 का सामान उधार पे लिया है, अब बोल रहे चुकाने के लिए 2-3 साल दे दो, तो ऐसे करके बिजनेस नहीं चलेगा, फिर वो तुमको सामान उधार पे देगा नहीं। उसका रीपेमेंट 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 2 महीना 3 महीना, इसको क्रेडिट टर्म बोलते हैं। जितना ज्यादा हम अपना क्रेडिट टर्म बढ़ाएंगे ना, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। जितना ज्यादा क्रेडिट टर्म को कम करेंगे, उतना बिजनेस एक्सपेंशन, ग्रोथ रुक जाएगा। बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है क्रेडिट लेना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे ना कि आज पढ़ लो 3 महीना बाद फीस दो, तो देखो कि लाइन लग जाएगा, ठीक है। उधारी पे लोगों को अच्छा लगता है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट टर्म, ठीक है। तो अगर बिजनेस के पास क्या इतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, क्या फर्म इतना सॉल्वेंट है कि वो अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट्स का रीपेमेंट टाइमली कर पाए, तो वो बताता है लिक्विडिटी रेशियो, वो बताता है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। जैसे तुम देखो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर को कोई अगर बीमारी का अंदेशा होता है, हिंट मिलता है, तो क्या डायरेक्टली बोल देता है ना कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ? वो बोलता है पहले टेस्ट करवाओ, पहले कंफर्मेशन तो लेते हैं। अच्छा, टेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट रिपोर्ट खराब आता है, तब भी क्या बोल देता है? नहीं, अब तुम मर गए, अब तुम खत्म। बोलता है कि अब इलाज शुरू करते हैं, तरीका निकालते हैं। वैसे ही ना अकाउंटिंग जब हम लोग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग का भी रिजल्ट तो बहुत खराब हो सकता है ना। अकाउंटिंग का रिजल्ट भी तो बहुत खराब हो सकता है, बिजनेस बहुत खराब सिचुएशन में चल रहा है, तो कैसे पता करें कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कितना ज्यादा वो बिजनेस सक्षम है, सॉल्वेंट है कि नहीं, नियर फ्यूचर में चलेगा कि नहीं, उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हुआ है कि नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब नियर फ्यूचर में बिजनेस का ऑपरेशन बंद करने का या ऑपरेशन स्केल डाउन करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग अकाउंटिंग जब भी करते हैं ना, हम लोग को गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करना पड़ता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाला समय में, देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज डाउन और स्केल डाउन बिजनेस ऑपरेशन। सपोज अगर हमको लगता है कि आने वाला 6 महीने में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाला 6 महीना में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, और हम लोगों ने एक एसी परचेज किया है, ठीक है, हम लोग ने एक नया फिक्स्ड एसेट एसी परचेज किया है, तो उस फिक्स्ड एसेट को हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एसी जो है फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट का लाइफ 1 साल से
ज्यादा होता है और हमको तो लग रहा है मेरा बिजनेस 6 महीना में ही बंद हो जाएगा, मतलब मेरा बिजनेस का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो चुका है और ये बिजनेस के लिए बहुत खराब बात है। अब हम लोग अपना अकाउंटिंग नॉर्मल तरीका से नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग नॉर्मल तरीका से कब करते हैं? जब हमारा गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और जब हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में बिजनेस बंद होने वाला है, तब नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं होगा, तब रियलाइजेशन बेसिस पे अकाउंटिंग होगा। रियलाइजेशन बेसिस का मतलब क्या होता है? अब हम एसेट्स को उन वैल्यू पे दिखाएंगे या उस वैल्यू पे दिखाएंगे जितना उनसे बेच के हमको पैसा मिल जाए। ये दिखा के फायदा नहीं कि कितना में खरीदे थे, ये बताओ कि कितना बेच के मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हालांकि देखो ये सब जितना ही बता रहे हैं ना, ये सब सिर्फ नॉलेज वाला बात है, जो बीकॉम में तुमको लगता है कि कहीं नहीं काम आएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में सब यही सब काम आएगा। फिर तुम्हारा रिजल्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमको ये नहीं पता गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, तो अगर आज से तुम 2-3 महीने बाद इंटरव्यू स्टेज पे जाओगे तो ऑब्वियसली छटाई हो जाएगा। ये सब पता होना चाहिए हम लोग को। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि आने वाला ऑपरेशन में, आने वाला टाइम पीरियड में, नियर फ्यूचर में, फोरसीएबल फ्यूचर, फोरसीएबल मतलब जितना तक हम देख पा रहे हैं। हमको नहीं पता 20 साल बाद क्या होगा, बट हमको लग रहा है 3 महीना में तो ऐसा ऐसा स्टेज रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 20 साल बाद क्या होगा हमको नहीं पता, बट आने वाला 3 महीने में हमको लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आने वाले 3 महीने में हमको जो लग रहा है वो फोरसीएबल फ्यूचर है। फोरसी करना मतलब नियर फ्यूचर को जज करना। क्या नियर फ्यूचर को जज कर सकते हैं? हाँ। क्या 20 साल का बाद का फ्यूचर को जज कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं दिख रहा है। से तुम अगर रास्ता चलते हो तो तुमको वो सामने वाला बिल्डिंग तक दिख रहा है, उसके आगे का नहीं दिख रहा है, तुम वहां तक फोरसी कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं फोरसी करना। वैसे अकाउंटिंग में भी हम लोग हमेशा गोइंग कंसर्न अजम्पशन मान के चलते हैं कि बिजनेस का गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिट नहीं किया है और नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन बिजनेस ऑपरेशन और स्केल डाउन बिजनेस ऑपरेशन। स्केल डाउन मतलब हम लोग अपना सेल कम कर दिए हैं। हमसे कोई पूछा सेल क्यों नहीं कर रहे हो, तो नहीं अब 6 महीने बिजनेस बंद करना है, अब ज्यादा सेल नहीं करना है। ज्यादा सेल करेंगे उधारी होगा, उधारी फिर मिलेगा नहीं, तो हम माल नहीं बेच रहे ज्यादा, मतलब हमने अपना बिजनेस ऑपरेशन को स्केल डाउन कर दिया है। तो हम लोग ना रेशियो से ना पता लगाते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। सपोज किसी का करंट रेशियो आ रहा है, एक बार समझना, करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। सपोज करंट एसेट है 1,70,000 एंड करंट लाइबिलिटी है 2,00,000। एक बार कैलकुलेटर चला के देखो कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से 1 से तो कम ही आएगा, है ना, 1 से कम ही आएगा। तो इससे पता है हम क्या फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब खाली सब्जेक्ट पढ़ लिया, एनालिसिस करने आया नहीं रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इससे हम क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मेरा जो करंट एसेट है ना, इतना भी नहीं है कि मेरा करंट लायबिलिटी चुका सके। और अगर ऐसा सिचुएशन तो बहुत खराब सिचुएशन है। अब नियर फ्यूचर में तुम्हारा फिक्स्ड एसेट बिकेगा और फिक्स्ड एसेट बिकेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो तुमको क्या करना चाहिए, अपना करंट रेशियो को इंप्रूव करना चाहिए। और इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? ये इंप्रूव कैसे होगा, मतलब ये 1 से ज्यादा 2 कैसे होगा? या करंट लायबिलिटी कमेगा, या तो करंट एसेट को बढ़ाओ या तो करंट लायबिलिटी को कम करो, है कि नहीं? करंट लायबिलिटी को कम करो। तो यही अब जब पता चलेगा कि ये हुआ है तब ना उसका इलाज शुरू किया जाएगा डॉक्टर के पास, है ना। तब तो देखा जाएगा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो रेशियो चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सब थ्योरी आएगा हम लोग का, बीकॉम में तो नहीं आएगा, ये सब बीकॉम में नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, ठीक है, पता तो होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। करंट रेशियो का इंपैक्ट देखो। करंट रेशियो आइडियल माना जाता है 2:1। आइडियल 2:1 मतलब अगर मेरा करंट एसेट एटलीस्ट करंट लायबिलिटी का ट्वाइस है, 2 गुना है, मतलब कवरेज ज्यादा है। समझ में? कवरेज, मेरा करंट लायबिलिटी 1,00,000 है, मेरा करंट एसेट 2,00,000 है, मतलब मेरा करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में मेरा करंट एसेट 2 गुना है, ज्यादा कवरेज है। तो फिक्स्ड एसेट बेचने का नौबत नहीं आएगा, है ना। सोचो अगर हमारे फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए हमको अपना एसेट बेचना पड़ रहा है, मतलब मेरा करंट फाइनेंशियल पोजीशन या करंट फाइनेंशियल इनकम इतना भी नहीं है कि हम अपना करंट लायबिलिटीज का रीपेमेंट कर पाए। तो वैसे ही करके बिजनेस में भी हमको देखना पड़ता है कि फिक्स्ड एसेट क्यों खरीदते हैं, बेचने के लिए कि उसको यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए।
उसको यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब तुम उसको बेचने की हालत पे आ गए हो तो कल को बिजनेस बंद ही होने आए तो बचेगा नहीं। क्लियर? इसलिए लिक्विडिटी रेशियो क्या समझाता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि क्या फर्म, क्या ऑर्गेनाइजेशन इतना सॉल्वेंट है, क्या फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि वो अपना शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटी का पेमेंट टाइमली कर सके। लिक्विडिटी रेशियो क्या समझाता है? क्या फर्म, ऑर्गेनाइजेशन इतना सॉल्वेंट है, क्या फर्म के पास इतना पैसा है, क्या फर्म फाइनेंशियली इतना केपेबल है, क्या फर्म फाइनेंशियली इतना साउंड है कि वो अपना शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटी का पेमेंट टाइमली कर सके। ये समझाता है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिखो उसके नीचे एरो देके, लिखो लिक्विडिटी रेशियो states whether the firm is solvent enough. Liquidity ratio states whether the firm is solvent enough, oblique enough, oblique financially sound to repay its short term debts or current liabilities timely. Short term debts or current liabilities timely. ठीक है? तो अगर कोई पूछेगा तो बता पाएंगे उसको लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? कोई पूछता है ना तो हमको जरूरी नहीं हमको फराटेदार इंग्लिश बोलना है, हमको मीनिंग बताना ये जरूरी है। हम इंग्लिश फराटेदार बोल दी गलत बोलेंगे तो और खराब इंप्रेशन आएगा, है ना? इसलिए उसको मीनिंग सही बताना जरूरी है। अब देखो सॉल्वेंसी रेशियो क्या समझाता है? सॉल्वेंसी रेशियो में देखो नाम ही है सॉल्वेंसी, तो क्या फर्म इतना सॉल्वेंट है, क्या फर्म इतना फाइनेंशियली केपेबल है कि वो अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज टाइमली प्रीपेमेंट कर सके? ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तुमने बैंक से लोन लिया है, 20 साल बाद चुकाना है, तो प्लानिंग आज से करोगे कैसे चुकाना है? नहीं सब 20 साल है ना, अभी आराम से 15 साल में जिंदगी जिएंगे, 5 साल में टेंशन ले लेंगे, फिर डूब जाएगा, है ना? तो प्लानिंग आज से करना है कि कैसे इस 20 साल का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को टाइम से पहले रीपेमेंट कर दे, इफ पॉसिबल इंटरेस्ट बचेगा, है ना? और जब लायबिलिटीज कम हो जाएगा, डेट कम हो जाएगा, तो बिजनेस में जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो भी कम हो जाएगा, रिस्की सिचुएशन कम हो जाएगा। तो क्या फर्म इतना सॉल्वेंट है कि फर्म अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट टाइमली कर पाएगा, या कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये चेक करने के लिए कौन सा रेशियो दिखाते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। तो लिखो सॉल्वेंसी रेशियो स्टेट्स whether the firm is solvent enough to repay its, एग्जाम में ना बहुत बस कमेंट लिखने आता है तो ये सब ध्यान रखना, वहां पे काम आएगा। बोलेगा कमेंट करंट रेशियो निकला है, ये अच्छा ही खराब है, तो तुमको पता तो होना चाहिए ना कि 0.85 बहुत खराब है, तो कमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सब तुमको हेल्प करे कमेंट लिखने में। सॉल्वेंसी रेशियो स्टेट्स द, क्या लिखे? द फर्म इज सॉल्वेंट एनफ टू रीपे इट्स नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, to repay its non-current or long-term liabilities timely. अच्छा, लिक्विडिटी रेशियो के नीचे ना थोड़ा एग्जांपल लिख देना और इसके नीचे एग्जांपल लिख दो। लिक्विडिटी रेशियो के नीचे एग्जांपल लिख दो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सेट्रा। लिक्विडिटी रेशियो के नीचे एग्जांपल लिख देना, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सेट्रा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सेट्रा। सॉल्वेंसी रेशियो के नीचे एग्जांपल लिख दो, डेट इक्विटी रेशियो, DEBT, डेट डैश इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, कॉमा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर?
अब आते हैं टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो। देखो टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो क्या समझाता है ना, बिजनेस का परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी कितना अच्छा है। ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है, हमने देखा होगा साइकिल का व्हील है ना राउंड होता है, कोई भी मोटर कार देखो, कुछ भी देखो, उसका व्हील राउंड होता है। तो वो व्हील जितना फास्ट घूमेगा टर्नओवर उतना जल्दी होगा, व्हील जितना स्लो घूमेगा टर्नओवर उतना स्लो होगा। ठीक है, जैसे हम तुमको एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला होता है सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। सपोज सीओजीएस है 2 लाख, ये 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख, और एवरेज स्टॉक है 2,50,000। तो बताओ रेशियो क्या आएगा, 2 टाइम्स। रेशियो को ना, इस एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो को हम लोग टाइम से मेजर करते हैं, 2 टाइम्स। मतलब 2 टाइम्स बोलने का मतलब ये है कि मेरा जो स्टॉक का टर्नओवर होता है वो साल में 2 बार होता है। मतलब जो सामान खरीदते हैं ना उसको बेचने में हमको 6 महीना लग जाता है, फिर खरीदेंगे फिर 6 महीना लग जाएगा। तो अगर ये टर्नओवर को हम बढ़ाएं तो मेरे लिए अच्छा है। देखो इन्वेंट्री में ना बहुत तरह का आइटम होता है, कुछ होता है फास्ट मूविंग आइटम, आता है बिक जाता है, आता है बिक जाता है। कुछ होता है स्लो मूविंग आइटम, आता है कुछ दिन रहता है, कस्टमर आते हैं देखते हैं, हम रोज देखते हैं, वो भी हमको देखता है, फिर उसके बाद 6 महीना बाद एक जेन्युइन कस्टमर आता है, ठीक है, बहुत सारा कंडीशन रखता है, ना चाहते भी हमको उसका सारा कंडीशन मानना पड़ता है, बिक नहीं रहा है, बेच देते हैं। फिर क्यों होता है स्लो मूविंग आइटम। जैसे हम नॉर्मल ड्यू कोर्स का बात करें, ब्रेड, मिल्क, ये सब जनरली क्या होता है फास्ट मूविंग आइटम होता है, आता है और बिक जाता है ना, आता है और बिक जाता है, बहुत ज्यादा तक रहता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा तब तुम्हारा कस्टमर बेस बहुत खराब है। ब्रेड कुछ ऐसा चीज है जो सुबह आएगा और 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा उस तरह का कस्टमर है, बेस, कस्टमर बेस है, क्लियर। बट कुछ कुछ आइटम्स ऐसा होता है ना दुकान में, देखना नॉर्मल स्टेशनरी, मतलब ये क्या बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर का बात कर रहे हैं, कि वो ना कितने सालों तक पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि फेयर एंड लवली क्रीम है, ग्रोसरी स्टोर अपने पास रखा है, बोले वो बिकता नहीं है, धूला जम गया उसके ऊपर, बोला क्या करे कोई खरीदता ही नहीं है। बोला तो आप कैसे क्यों खरीदेगा, कॉस्मेटिक दुकान से खरीदेगा, हाँ तब तो मेडिसिन भी पुदीन हरा भी रखते, तो आप कैसे खरीदना शुरू कर दे क्या। तो ये सब ऐसा आइटम होता है उसका दुकान में जो स्लो मूविंग आइटम है। क्योंकि अगर हमको दवाई का नीड होगा ना तो हम जनरली ग्रोसर के पास नहीं जाएंगे, मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा, अरे उससे तो कोई खरीदता नहीं होगा भाई, पड़ा हुआ कितना दिन का होगा, चलो ना वहां चलते हैं मेडिसिन दुकान में, वहां से फ्रेश सामान खरीदेंगे जहां पे रेगुलर खरीदता है, रेगुलर बेचता है। तो दिस इज कॉल्ड फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम। ये छोड़ो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर सोचो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर सपोज हमारा डीटीआर 2 टाइम्स है, इसका इंपैक्ट को समझो, 2 टाइम्स, साल में महीना कितना होता है 12, और अगर 2 बार कलेक्शन हो रहा है, मतलब हर 6 महीना पे कलेक्शन हो रहा है, भाई बहुत खराब है, कैसे चलेगा खर्चा, है ना, तो हो ही नहीं पाएगा। 6 महीने पे जाएंगे उससे पैसा कलेक्ट करेंगे तो आगे का कैसे चलेगा। तो हम चाहते हैं कि डीटीआर और ज्यादा फास्ट हो, 12 टाइम्स हो जाए, और कितना अच्छा हो जाएगा 24 टाइम्स हो जाए। तो हमको तो ये चेक करना पड़ेगा ना, जैसे हमारा बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, बोलता है ईसीजी करवाओ, ये करवाओ, हैन तैन क्या क्या सब करवाना बोलता है, तो चेक करता है, हेमोग्लोबिन चेक करता है, आरबीसी चेक करता है, डब्ल्यूबीसी चेक करता है, ठीक है। तो कितना कुछ होता है। वैसे अकाउंटिंग का रेशियो का मतलब भी पता है क्या, पोस्टमार्टम करना है, एक एक चीज कुरेद कुरेद के हम लोग को पता होना चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब। तो इस चैप्टर में हमको ये सब सिखाया जाएगा कि डीटीआर कम है तो अच्छा है कि खराब है, ज्यादा होने से अच्छा है कि खराब है, ये हम लोग को एनालिसिस करने आना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कमेंट लिखने के लिए आएगा, वो कमेंट तुमको खुद समझ के लिखना है, उल्टा फुल्टा कमेंट लेके आओगे तो मार्क्स भी उल्टा फुल्टा ही मिलेगा। तो एनालिसिस सब्जेक्ट का मतलब ही कि तुमको एनालिसिस करने आना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है हमारा ब्लड रिपोर्ट देख के, डॉक्टर हमारा ब्लड रिपोर्ट देख के क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको बोलता है एनालिसिस करना।
और हम जब पूछते हैं सर सब ठीक है तो कुछ कुछ गड़बड़, बोला एकटू आछे किंतु हो जावे, वो हमको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब देख के खुद समझना, समझने के बाद दूसरे को बताना, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे तभी तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे रिजल्ट को, आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे रिजल्ट को सुपीरियर्स को। तो टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो क्या बताता है? बिजनेस का परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी समझाता है, और इसको किस में डिनोट करते हैं? टाइम्स में डिनोट करते हैं। लिखो, टर्नओवर रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और एक्टिविटी रेशियो states the performance oblique efficiency of the business, states the performance oblique efficiency of the business, states the performance oblique efficiency of the business। हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, इसके लिए कौन सा रेशियो चेक करेंगे? एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। क्या हम लोग पैसा चुका पाएंगे, ये करंट लायबिलिटी चुका पाएंगे, कौन सा रेशियो चेक करेंगे? लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक से 20 साल के लोन ले लिए, चुका पाएंगे कि नहीं, तो कौन? सॉल्वेंसी रेशियो। अलग अलग रेशियो है। जैसे अलग अलग बीमारी होने पर अलग अलग ब्लड टेस्ट होता है, मतलब अलग अलग टेस्ट होता है, वैसे अलग अलग कहानी होने पे अलग अलग रेशियो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर दिए, मतलब माथा दर्द हो रहा है बोला ब्लड टेस्ट करवाओ, हो सकता है, हमको नहीं पता, हो सकता है कोई रिलेशन हो जाए, है ना, मतलब कंटिन्यूस माथा दर्द कर रहा है बोला ब्लड टेस्ट करवाओ। तो कभी कभी ना हम लोग को रिलेशन समझ में नहीं आता है, दर्द कर रहा है सिर और करवा रहा है ब्लड टेस्ट, हो सकता है डॉक्टर को रिलेशन हो समटाइम्स, वैसे करके यहाँ पे भी है। आगे लिखो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। इस रेशियो को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। एग्जांपल्स लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉमा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एक्सेट्रा। लास्ट आता है, समझाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? देखो, इतना सब बताए बिना अगर हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम सब कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो कर क्यों रहे हैं ये सब जानने के लिए पहले चैप्टर का बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जान जाएंगे तो समझ में आएगा चैप्टर में क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ऐसे तो अंधाधुंध नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या समझाएगा पता है? बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है कि नहीं। अब लोग जानेंगे मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी तो लोग पैसा लगाएंगे, है कि नहीं। अब बोल रहा है मेहरबान कदरदान आइए मेरा बिजनेस पैसा लगाइए, तो पहले बताओ तो सही कि तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा। वो देखते थे वो शो आता था कौन सा, वो अरे वो कौन सा शो है बताओ ना, शार्क टैंक। उसमें पहले क्या क्वेश्चन क्या पूछा, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है? आई डोंट फाइंड इट प्रॉफिटेबल, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, है ना, क्लियर, सो आई एम आउट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताता है कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और अगर प्रॉफिटेबल है तो हमारा जीपी रेशियो क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारा एनपी मार्जिन क्या है। वही नेट प्रॉफिट रेशियो को एनपी मार्जिन कहते हैं। और वो देखना, वो लोग एक स्पेसिफिक टर्म बोलता था, फिर लोग वीडियो को पॉज करके या फिर अलग से समझाता था कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड, है ना। तो वो जो समझा रहा है ना, वो सब फाइनेंशियल बातचीत है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये समझाता है कि क्या हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है, और अगर प्रॉफिटेबल है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर हम 100 रुपए का सामान बेचते हैं और उसमें अगर 10% मार्जिन है, मतलब हम 100 रुपए का सामान बेच के 10 रुपया कमाएंगे, तो ये कितना परसेंट का रिटर्न है। जीपी रेशियो क्या है, एनपी रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या है, ये सारा चीज समझाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिखो, profitability ratio states the profitability earning capacity या profit earning capacity, लिखो profit earning capacity, profitability ratio states the profit earning capacity of an organization, profitability ratio states the profit earning capacity of an organization, full stop,
it is generally denoted in terms of ब्रैकेट में लिख दो परसेंटेज का साइन, ठीक है, परसेंटेज। एग्जाम्पल्स लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फॉर्मूलाज का टेंशन नहीं करना, हमारा किताब में ना बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग डायरेक्टली एक सम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस टाइप का सम जनरली रेशियो चैप्टर में होता है। तो आ जाते हैं बुक में, पेज नंबर 232, सम्स नंबर 18, सम्स नंबर 18 लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना है। एक बात बताओ, कंपनी बैलेंस शीट है ना एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, कैसा कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी बैलेंस शीट तो तुमने सेमेस्टर 5 में बनाया ही है। लाइबिलिटी साइड में कितना आइटम्स आता है, एलिमेंट्स, हेड्स कितना आता है, 3 हेड आता है लाइबिलिटी साइड में। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, और तीसरा होता है करेंट लाइबिलिटी। और एसेट साइड में कितना हेड आता है, 2 हेड आता है, एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक होता है करेंट एसेट। तो इतना तो बेसिक्स हम लोग को पता होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ, ठीक है, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स। सोचो एक बिजनेस का एसेट 100 करोड़ का है, लाइबिलिटी 70 करोड़ है, एसेट 100 करोड़, लाइबिलिटी 70 करोड़, तो उस बिजनेस का नेट वर्थ कितना, 30 करोड़ है ना। वो बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद 100 करोड़ का सुख मिलेगा और 70 करोड़ का दुख मिलेगा, तो नेट सुख कितना मिलेगा, 30 करोड़ का। तो नेट सुख मतलब नेट एसेट, और नेट एसेट मतलब नेट वर्थ, और नेट वर्थ मतलब इक्विटी, और इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड मतलब प्रोप्राइटर्स फंड्स, और प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, नेट वर्थ, नेट एसेट्स, इक्विटी, नेट सुख। नेट सुख वाला जो है वो किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम देखो फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ बोल रहा है 0.75:1, मतलब अगर मेरा नेट वर्थ 1 है ना, तो उसका कंपैरिजन में 0.75 दैट इज 75% मेरा फिक्स्ड एसेट है। करंट रेशियो 5:2, करंट रेशियो 5:2 मतलब फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब मेरा करंट एसेट 5 गुना है अगर मेरा करंट लायबिलिटी 2 टाइम्स है। एसेट टेस्ट रेशियो दे दिया हुआ है, रिजर्व्स इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड बता दिया है, करंट लायबिलिटीज बता दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस बता दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बता दिया है। एसेट टेस्ट रेशियो क्या होता है हम लोग सीखेंगे। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, हमारा जो बुक है ना स्कॉलर, उसमें तुम देखो बहुत सारा फॉर्मूला पेज नंबर 203 से शुरू करके, पेज नंबर 203 से शुरू करके बहुत सारा फॉर्मूला पेज नंबर 208 तक दिया हुआ है, ठीक है। 203 से शुरू करके 208 तक हम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कुछ फॉर्मूला हम लोग करते करते सीख जाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते सब अब सम्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो समझो 10 लाइन का स्पेस छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन बैलेंस शीट बनाने के लिए 10 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। हम लोग को पता है 10 लाइन में बैलेंस शीट बन जाएगा। 10 लाइन का स्पेस छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। सबसे पहले देखो करंट रेशियो, देखो करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो तुम ध्यान से देखो, क्या करंट रेशियो हमको 5:2 दिया है, दिया है, तो हम उसको 5/2 लिख सकते हैं। और क्या हमको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया है, दिया है 2 लाख,
तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके करंट एसेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और करंट एसेट्स इज इक्वल टू ₹5,00,000। स्टेप दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाने से भी चलेगा। मतलब 2 करंट एसेट फिर इज इक्वल टू 10,00,000, फिर 10,00,000 डिवाइड बाय 2 दिखा दिए तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी लिख दे तो ठीक है। समझ गया तो लिख देना, और नहीं तो स्टेप दिखाना दिखा देना। जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए 2 करंट एसेट और ये मल्टीप्लाई होगा तो 10,00,000 होगा, और 10,00,000 बाय 2 करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा 5,00,000। तो यहां से देखो हमको पता चल गया कि करंट एसेट क्या। हम लोग को क्या पता करना था, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट तो होना चाहिए, है ना। तो करंट एसेट पता चल गया, लेकिन खाली करंट एसेट पता चलने से नहीं होगा, करंट एसेट के अंदर क्या क्या है ये भी पता करना पड़ेगा। सोचो अगर स्टूडेंट एग्जाम में करंट एसेट लिख दिया, फिक्स्ड एसेट लिख दिया, तो क्या बैलेंस शीट टैली हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लायबिलिटी साइड भी मान लो मैच हो गया। पर करंट एसेट में क्या क्या ये नहीं बताया तो क्या मार्क्स कटेगा? बिल्कुल 15 में से 10 मार्क्स काट लेना चाहिए, 15 में से 10 मार्क्स, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 करंट एसेट्स डन। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, ध्यान से देखो, वर्किंग नोट 2 में लिख रहे हैं एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है क्विक रेशियो, इसका और एक नाम होता है लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो जो है उसका एक नाम होता है क्विक रेशियो, इसका और एक नाम होता है लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो तुम एक बार चाहे तो एक बार फॉर्मूला में गो थ्रू कर लो, फॉर्मूला पेज में आ जाना, फॉर्मूला मार्किंग करवा देते हैं, पेज नंबर 203 में आ जाओ, पेज नंबर 203 देखो, सेकंड फॉर्मूला लिखा है ना, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो लिखा हुआ है, और पहला फॉर्मूला वही है करंट रेशियो, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है सबको। और देखो आइडियल भी बता दिया, एग्जाम में ना बहुत बार पूछ लेगा आइडियल कौन सा है बताओ, मतलब कितना होना चाहिए, कितना होने से अच्छा है। तो क्विक रेशियो आइडियल क्या होता है? 1:1, पेज नंबर 203 में है बुक में। और करंट रेशियो आइडियल क्या होता है? 2:1, ठीक है। मतलब अगर करंट रेशियो 2:1 से कम है तो सिचुएशन खराब है। खराब नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना। क्या खराब है क्या अच्छा है, इसको मेजर करने का ना कोई पैरामीटर नहीं है। जो मेरे लिए खराब है वो दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है ना। कि हम लोग खराब अच्छा को कोई मेजर थोड़ी कर सकते हैं, इतना खराब है इतना अच्छा है, ये सबका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। तो तुम देख सकते हो करंट एसेट में से क्या क्या माइनस करते हैं, स्टॉक माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तब जाके हम लोग को मिलता है क्विक एसेट्स। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, लिखो ऐसे लिखना, लिखो करंट एसेट्स जो कि हम लोग को पता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तुम देखो पेज नंबर 203 में फॉर्मूला में ना माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? कि जो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस है ना, ये क्विक एसेट नहीं है, ठीक है। तो करंट एसेट में से जब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, तो आता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट। करंट एसेट से जब हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो क्या आता है? क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट। क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला दूसरा नाम क्या होता है? क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्विक एसेट बाई क्विक लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट बाई क्विक लायबिलिटी। और क्विक एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कोई अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज क्विक एसेट, तो हम उसको बताएंगे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब करंट एसेट से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे तो क्विक एसेट। क्विक लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? क्विक एसेट बाई क्विक लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? लिक्विड एसेट बाई लिक्विड लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। स्टूडेंट बोला, अभी तो बोले थे क्विक बोले थे, लिक्विड बोल रहे हैं। अरे दोनों एक ही होता है। जो क्विक एसेट है वही लिक्विड एसेट है, जो लिक्विड एसेट है वही क्विक एसेट है। तो सर लिक्विड और क्विक क्या है? यही वाला है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यही क्विक एसेट है, यही लिक्विड एसेट है। और करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, यही क्विक लायबिलिटी है, यही लिक्विड लायबिलिटी है। तो सर ये वाला क्या है? ये इसका फॉर्मूला है एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो, उसका और एक नाम लिक्विड रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो सेम होता है, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला होता है। ये पूरा वाला न्यूमरेटर क्या है? ये न्यूमरेटर पूरा क्या है? क्विक एसिड या फिर लिक्विड एसिड। और ये पूरा डिनोमिनेटर क्या है? क्विक लायबिलिटी या फिर लिक्विड लायबिलिटी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान समझो। क्या हमको करंट एसेट पता है? पता है। क्या हमको करंट लायबिलिटी पता है? पता है। क्या सब में बैंक ओडी बोला? नहीं, नहीं बोला तो नहीं है, होगा तो बता देगा वो लोग, नहीं तो इसको नील मान के चलेंगे। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस बोला है? नहीं। बट सोचो करंट एसेट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन्वेंट्री की प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्रीज किसी बिजनेस का प्रीपेड एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन्वेंट्री तो होगा ही होगा, नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? बेचेंगे क्या, है ना। इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे, लिखो एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 3:2, मतलब उसको लिख देंगे 3/2। करंट एसेट्स है हमारा कितना? 5 लाख, ठीक है। इन्वेंट्रीज को तुम ऐसे ही रहने दो, माइनस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उसको नील लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज कितना? 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो उसको हम नील लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 2 इन्वेंट्रीज। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 लाख, इधर माइनस 2 इन्वेंट्रीज, तो दोनों तरफ माइनस, फिर तो इन्वेंट्रीज कितना आ जा रहा है? 2 लाख। तो इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक। क्लियर? ऐसे करके छोटा छोटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और आइटम्स को निकालते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम देखो, अब और क्या निकाल सकते हैं हम लोगों ने? करंट रेशियो का हेल्प करके इन्वेंट्री पता कर लिया, एसिड टेस्ट रेशियो का, सॉरी करंट रेशियो का हेल्प करके करंट एसेट पता कर लिया, एसिड टेस्ट रेशियो का हेल्प से इन्वेंट्री पता कर लिया, तो इन दोनों का काम हो गया। अब तुम देखो क्या हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तुम एक चीज नोट करो, करंट एसेट का टोटल कितना है? 5 लाख, जिसमें इन्वेंट्रीज, इसके अंदर छिपा हुआ इन्वेंट्रीज कितना है? 2 लाख। अच्छा ये इन्वेंट्रीज ओपनिंग इन्वेंट्री की क्लोजिंग, ओपनिंग की क्लोजिंग की एवरेज? कुछ नहीं बोला है तो नहीं, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्यों? समझो, याद है बैलेंस शीट कब बनता है? साल के एंड में। तो करंट एसेट जो उसमें लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ना, मतलब ये कौन सा इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। छोटा 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 चीज है, सब में ध्यान देना है। ये सब लिखवा दीजिए, कितना लिखोगे? प्लस सब लिखवा दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है सब लिखवाना, ठीक है। करंट एसेट 5 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस 10,000। तो 5 लाख में 2 लाख का इन्वेंट्री, 10,000 का कैश बैंक, तो बाद बाकी 2,90,000 क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे अदर करंट एसेट, या फिर हम इसको डेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है।
समझो, करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आता है, हाँ। कैश एंड बैंक आता है, हाँ वो भी आता है। तो करंट एसेट का टोटल कितना है? 5 लाख। इन्वेंट्री कितना है? 2 लाख। कैश एंड बैंक कितना है? तो बाद बाकी 2,90,000 का जो बच रहा है वो क्या है? अदर करंट एसेट। तो लिख दो वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3। तो इसको हम ना डेटर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर डेटर्स। मान लेते हैं कि डेटर्स है, कोई अदर करंट एसेट भी लिख सकता है। तो इक्वेशन बना लो अपने हिसाब से। इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? करंट एसेट्स इज इक्वल टू, बताओ इक्वेशन क्या बनाए? इक्वेशन करंट एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज प्लस डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक। ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए हम लोग को। वो नहीं आता है ना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, सच बताइए, फर्स्ट सच है। उनको सब कुछ फॉर्मूला लगता है, सब रट लेते हैं। मेजॉरिटी बात कर रहे हैं, मेजॉरिटीज। तुम देख लेना अपने आजू बाजू में, जब एग्जाम में लिखोगे तो कहानी क्या होता है। तो करंट एसेट बताओ कितना लिखे? 5 लाख। इन्वेंट्रीज कितना लिखेंगे? 2 लाख। डेटर्स को डेटर्स ही रहने दो, और कैश एंड बैंक कितना? 10,000। तो डेटर्स कितना? यही यही सब चीज का तो मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 4। देखो तो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, और वही क्या है? फिक्स्ड एसेट है। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वही फिक्स्ड एसेट है। पीपीई जो दिख रहा है हम लोग को, वही क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो लिखेंगे वर्किंग नोट 4, फिक्स्ड एसेट बाय नेट वर्थ। ब्रैकेट में लिख देना, हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ताकि घर पे तुमको समझ में आ जाए। यहां है इसीलिए ना, कहीं और होते तो नहीं। 0.75/1। अब तुम देखो, जिसको पुराना जमाना में ना बोला जाता था फिक्स्ड एसेट, आज के नया जमाना में उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट क्योंकि ये पुराना सम्स है, और स्कॉलर का भी एक तो अपना खासियत है, वो चेंज नहीं करेगा खुद को, ठीक है, वही छापते रहेगा। तो तुम ब्रैकेट में लिख दो, तुमको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ से क्या निकालेंगे? देखो हम लोग, ये पता है ना, तो नेटवर्थ आ जाएगा, काम आएगा। और नेटवर्थ का मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स फंड, काम आएगा। तो देखो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना दिया? 6 लाख दिया है। नेटवर्थ 0.75/1, और नेटवर्थ 6 लाख डिवाइड बाई 0.75 मतलब 8 लाख होगा। अब ये जो नेटवर्थ आया, यही क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। ये हम लोग को पता होना चाहिए, जो नेटवर्थ है वही शेयर होल्डर्स फंड है, और जो शेयर होल्डर्स फंड है वही प्रोप्राइटर्स फंड है, वही ओनर्स फंड है, वही इक्विटी है, वही नेट एसेट है, वही नेट वर्थ है, वही नेट सुख है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, वर्किंग नोट 4 खत्म।
वर्किंग नोट 5 बनाएंगे। अब ये नेटवर्क का क्या करें, देखो तो क्वेश्चन में लिखा है रिजर्व्स इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 1:4। मतलब अगर प्रोप्राइटर्स फंड 4 हिस्सा का है ना, तो उस 4 हिस्सा में एक हिस्सा रिजर्व है, तो बाद बाकी 3 हिस्सा शेयर कैपिटल है कि नहीं। तो ऐसा लिखेंगे वर्किंग नोट 5। ये जो बोल रहा है रिजर्व्स इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रिजर्व्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, 1/4 की 1/5। रिजर्व्स इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एक बड़ा चीज है जिसके अंदर रिजर्व है और शेयर कैपिटल भी है, इसलिए हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को एज इट इज 4 ही रखेंगे। ठीक है, 4 में एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा रिजर्व और बाकी 3 हिस्सा शेयर कैपिटल। तो क्या हम लोग को प्रोप्राइटर्स फंड पता है? हाँ, अभी तो निकाले थे 8 लाख, वो तो नेटवर्थ था, तो वही तो प्रोप्राइटर्स फंड है। तो रिजर्व्स आ रहा है 2 लाख, और रिजर्व्स का मतलब ही होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। अब बताओ वर्किंग नोट 5 से तुमने रिजर्व निकाल लिया, तो क्या वर्किंग नोट 6 बना के शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो चैप्टर तुम लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, चैप्टर पता है कैसा है, पजल खेलो, पजल ये खोलोगे तो वो पता चलेगा। चाबी का गुच्छा है तुम्हारे पास, ताला बहुत सारा है, कौन सा चाबी लगाने पे पहला ताला खुलेगा, फिर किसको लगाने पे दूसरा खुलेगा, वही वाला कहानी है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर्स फंड क्या हम लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रोप्राइटर्स फंड कितना आया था, 8 लाख, रिजर्व्स कितना आया है, 2 लाख। तो यहां से पता कर लेंगे कि जो शेयर कैपिटल है वो 6 लाख होगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्या हम लोग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पता है 6 लाख, क्या हम लोग को करंट एसेट 5 लाख पता है, तो 6 और 5 11 लाख बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, क्या हम लोग को शेयर होल्डर्स फंड कुल मिला के प्रोप्राइटर्स फंड 8 लाख पता है, पता है। क्या हम लोग को करंट लायबिलिटी 2 लाख पता है, पता है। तो तुम देखो मैच नहीं हो रहा, 1 लाख का डिफरेंस है, वो 1 लाख किसको बोलेंगे, नहीं समझे क्या, थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख, करंट एसेट 5 लाख, तो बैलेंस शीट टोटल 11 लाख। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो क्या मिसिंग है 1 लाख का, नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन, मतलब हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए बना देंगे हम लोग वर्किंग नोट 7। ओ सॉरी, ये 6 लाख लिखना था, 6 लाख लिख दो, वर्किंग नोट 7। तो वर्किंग नोट 7 में हम लोग कुछ इस तरह का इक्वेशन बना रहे हैं, देख के समझना ये बैलेंस शीट है कि नहीं। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, ये तीनों को ऐड करके क्या आता है, टोटल लाइबिलिटी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका मतलब ही होता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स, तो क्या ये एक बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है, इक्वेशन बना दिए। तो जरूरी नहीं कि हम लोग बैलेंस शीट पूरा ड्रॉ करें, मतलब
यहाँ पे रफ में। तो वैल्यू पुट करो सब में। शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख था। नॉन करंट लाइबिलिटीज को एज इट इज रहने दो। नॉन करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर ले ले तो चलता क्या? चलता तो नहीं, ये तो मार्क्स ही चल बसता। 2 लाख का करंट लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख था और 5 लाख का करंट एसेट था। तो सॉल्व करके नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना आ रहा है? कितना? 1 लाख। बस वर्किंग नोट कंप्लीट। अब कंप्लीट कर देंगे बैलेंस शीट, सम्स हो जाएगा खत्म। 15 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। अब जो 10 लाइन का जगह छोड़ते हैं उसमें आ जाते हैं, हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। एज ऑन, डेट नहीं दिया तो डॉट डॉट डॉट, पर्टिकुलर्स, छोटा सा नाम मात्र का नोट नंबर का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ब्लॉक लेटर्स में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर में लिख देते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में लिख देंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 5 शेयर कैपिटल कितना आया था? 6 लाख। बी में लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज कितना? 1 लाख। एंड करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट का टोटल 11 लाख। अब करंट लाइबिलिटीज में क्या ब्रेक करते? वो डिटेल बताया नहीं था इसलिए ब्रेक नहीं किए। नेक्स्ट लिखो एसेट्स। एसेट्स के अंदर में नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर में प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट ये दिया हुआ था 6 लाख।
2 में लिख देंगे करंट एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज कितना था 2 लाख। डेटर्स को हम लोग लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था 2,90,000। और कैश को हम लोग लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल कर दो। विद दिस ये सम्स कंप्लीट हो गया।